हेलो दोस्तों, आज हम माय क्रूल लव का 19वां भाग लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। उन दोनों को एक दूसरे को देखता हुआ देखकर तनु के एक्सप्रेशंस खराब हो जाते हैं। उनको ऐसे करीब देखकर उसे बहुत ज्यादा जलन सी महसूस होती है। वो अपना गला साफ करती है। इसकी आवाज सुनकर विराट और सनम तुरंत होश में आकर दरवाजे की तरफ देखते हैं। चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ तनु अंदर आती है। टेबल पर रखे हुए अपने फोन को उठाते हुए बोली, मेरा फोन यहाँ रह गया था। ओके विराट, मैं मिलती हूँ तुमसे नीचे। ये बोलकर एक नज़र तनु सनम पर डालती है जो चुपचाप खड़ी हुई थी। उसके बाद वह कमरे से चली जाती है। उसके चले जाने के बाद विराट सनम की तरफ देखता है जो नजरें झुकाकर खड़ी थी। उसने कहा, थैंक यू। सनम ने हल्की सी नजरों को उठाकर विराट की तरफ देखा। उसकी मोटी मोटी आंखें विराट को न जाने ना चाहकर भी माया की याद दिलाने लगती थी। थोड़ी देर बाद विराट नीचे आता है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। सुभद्रा सनम की तरफ देखती है जो वहां पर खड़ी हुई थी। सुभद्रा ने सनम से कहा, सनम, तुम खड़ी क्यों हो? बैठो, विराट के बगल वाली जगह खाली है, वहां बैठ जाओ। तुम भी हमारे साथ नाश्ता करो। विराट चुपचाप अपनी सीट पर बैठा हुआ था। खुशी और अकाया भी स्कूल के यूनिफॉर्म में तैयार थे। अकाया और विराट के बीच में एक चेयर खाली थी। सुभद्रा की बात सुनकर सनम नामे अपना सर हिला देती है, क्योंकि उसे यहाँ सबके बीच बैठना थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था और उसे टेबल पर बैठकर खाने की आदत बिल्कुल नहीं थी। सुभद्रा ने थोड़ा सा फोर्स करते हुए कहा, अरे ना, क्या कर रही हो? बैठो, तुम भी खाओ। तुम कब खा लेती हो हमें पता ही नहीं चलता, साथ में ब्रेकफास्ट करो। अकाया ने सनम से कहा, बैठ जाओ ना मम्मा, हमारे साथ खाओ ना। अकाया की बात सुनकर सनम को और भी अजीब लगता है और वो विराट की तरफ देखती है। अकाया जब उसे मम्मा बोलता था तो विराट को कुछ अजीब फीलिंग आती थी, मतलब वह किसी को भी मम्मा कैसे बोल सकता है। उनकी मम्मा माया है ये नहीं है, पर वह जानता था कि अकाया बहुत छोटा है ये चीज समझने के लिए। उसने सनम की तरफ देखा और थोड़ी कोल्ड आवाज में कहा, बैठो। विराट के बोलने पर सनम कुछ रिएक्ट नहीं कर पाए। अकाया ने उसका हाथ पकड़ के कहा, आओ ना मम्मा, बैठो, मुझे अपने हाथों से खिलाओ। सनम चुपचाप विराट के बगल वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। जब तनु वहां पर आती है तो सनम को अकाया को खाना खिलाते हुए देखती है और वो विराट के बगल वाली कुर्सी पर बैठी थी। ये देखकर अंदर ही अंदर उसे बड़ी जलन सी होती है। सुभद्रा तनु की तरफ देखकर बोली, अरे तनु बेटा, कहीं जा रही हो? तनु ने मुस्कुराकर कहा, जी आंटी, वो किसी काम के लिए बाहर जा रही थी। विराट के ऑफिस के रास्ते में ही जाना है तो वह ड्रॉप कर देगा मुझे। सुभद्रा ने मुस्कुराकर कहा, चलो अच्छी बात है, आओ बैठो, ब्रेकफास्ट बिल्कुल तैयार है। वो कुछ नहीं बोलता और चुपचाप करके खुशी के बगल वाली जगह पर जाकर बैठ जाती है। तनु देखती है कि खुशी थोड़ी गुमसुम थी, खोई हुई थी, कुछ सोच रही थी। तनु ने कहा, क्या बात है खुशी, कहाँ खोई हुई हो? और अपनी प्लेट लगाने लगी। खुशी अपने खाने पर फोकस करते हुए बोली, नहीं कुछ नहीं। खुशी ने विराट की तरफ देखकर कहा, पापा। विराट ने खुशी की तरफ देखा तो खुशी ने कहा, वो कल पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, क्या आप फ्री हैं आने के लिए? विराट ने वापस खाने पर फोकस करते हुए कहा, नहीं आ सकता,
कल मेरे फॉरेन से कुछ क्लाइंट्स आने वाले हैं जिनके साथ मुझे इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है। तुम मना कर देना या फिर अपनी दादी को साथ में ले जाओ। सुभद्रा विराट से बोली, तुम्हारा काम क्या इतना जरूरी है विराट? तुम कभी खुशी की पेटीएम पर नहीं जाते? बाकी बच्चों के भी माँ बाप आते हैं। माँ बाप, यह माँ शब्द सुनकर ही विराट के हाथ एकदम से जैसे रुक से जाते हैं। माँ को कहाँ से लाए? वो ही तो नहीं है। माँ होती तो दिक्कत ही क्या थी। अकेले विराट जाना नहीं चाहता था, फिर उसने फिर से खाना शुरू किया। तनु ने विराट की तरफ देखा और कहा, विराट, दिस इज नॉट फेयर। तुम्हें जाना चाहिए पेटीएम में। वहां जाकर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी बेटी स्कूल में कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। खुशी चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रहती है। विराट ने कहा, तनु, मैंने कहा ना, मेरा बहुत इम्पोर्टेंट काम है और मैं नहीं जा सकता। लेकिन तनु आगे बोलने ही वाली होती है कि खुशी खाना छोड़कर टेबल से खड़ी हो जाती है और कहती है, इट्स ओके, मैं उनको बोल दूंगी कि आप नहीं आ सकते, हमेशा की तरह। अचानक खुशी ने थोड़ी सी दुखी आवाज में लेकिन हल्के गुस्से के साथ बोला। अचानक कुछ ऐसा बोलने से सब थोड़े से हैरान हो गए। खुशी वहां से चली गई। उसके बाद एकदम से टेबल पर सन्नाटा छा गया। सुभद्रा एक गहरी सांस लेकर बोली, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो विराट। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद सुभद्रा भी उठकर चली गई। आगे का निवाला विराट की हलक से उतरा ही नहीं। उसने खान की प्लेट को वैसे के वैसे वहां रखा, खड़ा हुआ अपना कोट उठाया और चल दिया। उसके बाद तनु भी उठकर विराट के साथ चली गई। सनम चुपचाप बैठी हुई देखती रही। उसका चेहरा उतर सा गया था। अकाया सनम की तरफ देखकर बोला, मम्मा, पापा इतना गुस्सा क्यों करते हैं? सनम कोई रिएक्ट नहीं कर पाई। उसने बस अकाया को हल्का सा हग किया और उसके सर को प्यार से सहलाने लगी। शाम के टाइम पर अकाया घर के गार्डन में फुटबॉल खेल रहा था। तभी अचानक उसकी फुटबॉल एक छोटी सी दीवार को पार करके दूसरी तरफ चली जाती है। अकाया उसे फुटबॉल की तरफ देखा है और फिर उसे दीवार की तरफ भाग जाता है। वह दीवार के ऊपर चढ़कर दूसरी तरफ देखा है। एक घर के आंगन में फुटबॉल गिरी हुई थी और फुटबॉल लेने के लिए वह दीवार से नीचे छलांग लगा देता है। वह अपनी फुटबॉल के पास जाता है, उसे अपने हाथ में उठाता है, वह वापस जाने लगता है। तभी अचानक किसी के गुर्राने की आवाज़ उसे सुनाई देती है और उसके कदम रुक जाते हैं। जब वह पीछे देखता है तो कुछ ऐसा देखता है कि उसकी आंखें फट जाती है। अगले ही पल अकाया की चीख गूंज उठती है। अकाया अपनी बॉल लेकर जैसे ही मुड़ा, अचानक उसे कुछ सुनाई दिया। उसने जब पलटकर देखा तो उसकी आंखें फट गई, क्योंकि उसके पीछे एक बड़ा सा कुत्ता था। एक बड़ी ही खतरनाक नस्ल का काफी बड़ा कुत्ता, और वह इस वक्त काफी गुस्से में अकाया की तरफ देखकर गुर्रा रहा था। उसके गले की चेन खुली हुई थी। वह कुत्ता अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। अकाया घबरा गया, उसके हाथ से बॉल नीचे गिर गई और वह अपने कदमों को पीछे लेने लगा। उसने अपना सलाइवा निगला और उसके माथे पर ढेर सारा पसीना आने लगा। वह कुत्ता अगले ही पल अकाया की तरफ दौड़ कर आया और उसके ऊपर छलांग लगा दी। अकाया इतनी जोर से चिल्लाया कि उसकी चीख पूरे एनवायरनमेंट में गूंज गई। मम्मा। किचन में सनम खड़ी हुई थी। उसके हाथ में कुछ कांच के बर्तन थे। विराट बाहर सोफे पर बैठा अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। इतनी तेज आवाज जब एकदम से गूंजी तो सनम की आंखें फट गई। उसके हाथ से कांच के बर्तन एकदम से गिर गए और टुकड़े टुकड़े हो गए। विराट की आंखें भी एकदम से बड़ी हो गई और वह तुरंत सोफे से खड़ा हुआ। यह आवाज अकाया की थी। उन दोनों ने ही पहचान लिया था।
खुशी, सुभद्रा और तनुजा भागते हुए हॉल में आए। वह आवाज लगातार गूंज रही थी। विराट भागकर घर के बाहर गया। सनम भी पीछे पीछे भागी और बाकी सब पीछे भागने लगे। किसी को नहीं पता था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, मगर अकाया चिल्ला रहा था और वह भी बड़े दर्दनाक तरीके से। सब लोग भागकर बाहर गए। विराट को महसूस हुआ कि दीवार के पीछे से आवाज आ रही है, तो वह दीवार की तरफ भागकर गया। वह दीवार की दूसरी तरफ देखने लगा तो उसकी सांसें मानो रुक ही गई। उसका बेटा लहूलुहान जमीन पर पड़ा और एक कुत्ता उसे पर लगातार अटैक कर रहा था। विराट तुरंत दीवार से कूदा। बाकी सब लोग भी भाग कर आए और उन्होंने ये खतरनाक नज़र अपनी आंखों से देखा। सबकी सांस मानो उनके गले में ही अटक गई। जिनका कुत्ता था वह लोग भी भागकर घर से बाहर आए। विराट अपने बेटे को बचाने के लिए बीच में आया। उसने अकाया को उस कुत्ते से प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसे कुत्ते ने विराट पर भी हमला करना जारी रखा। विराट का मेन फोकस इस वक्त अकाया को बचाना था। उस कुत्ते के हमले से विराट को भी थोड़ी चोट लगी। अकाया तो दर्द के मारे बेहोश ही हो गया था। विराट पापा। दूसरी तरफ से सब लोग चिल्ला रहे थे। खुशी तो रोए ही जा रही थी। सनम की आंखों में भी आंसू आ गए थे। जिनके घर का कुत्ता था उन्होंने जैसे तैसे करके अपने कुत्ते को थोड़ा कंट्रोल में किया, उसे पीछे किया और फिर विराट की तरफ देखा। विराट को इस वक्त किसी चीज का होश नहीं था। वह बस अपने बेटे को गोद में उठता है और घर से बाहर अपनी गाड़ी की तरफ भागता है। वह अपनी गाड़ी में बैठता है और अपने बेटे को लेकर तुरंत अस्पताल के लिए निकल जाता है। अकाया को अपनी गोदी में लिए हुए विराट ने कहा, अकाया अकाया होश में आओ बेटा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, पापा कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें। विराट तेज स्पीड से गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ लेकर जाता है। तनुजा उस कुत्ते की तरफ देखती है जो वहां पर खड़ा हुआ था, जिसे उसके मालिक ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। वो सब लोग काफी घबराए हुए लग रहे थे, क्योंकि उनके कुत्ते ने एक मासूम बच्चे पर अटैक कर दिया था। तनुजा की नजरें उसे कुत्ते पर बड़ी डाक हो गई थी। उसकी मुखिया इतनी जोर से कस गई। सुभद्रा तनुजा से बोली, तनुजा, हम विराट की दूसरी गाड़ी में हॉस्पिटल चलते हैं, जल्दी चलो। तनुजा अपना सर हिलाती है और विराट की गाड़ी के पास जाते हैं। वो तुरंत एक दूसरी गाड़ी में बैठते हुए बोली, जल्दी बैठिए। सब लोग गाड़ी में बैठ गए और उसके बाद वह लोग भी अस्पताल के लिए निकल गए। जल्दी ही वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर तुरंत अकाया को ट्रीट करना शुरू करते हैं। विराट को भी ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्योंकि उसे कुत्ते ने काटा था तो उसे कुछ इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। जल्दी ही बाकी सब भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। सुभद्रा विराट के पास आकर बोली, अकाया कैसा है? विराट ने कहा, डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे हैं उसे। सनम की आंखें तो लाल ही हो गई थी, फिर भी वो खुशी को संभाल रही थी। वो विराट को देखती है जो बैठा था और बहुत परेशान लग रहा था। पता नहीं क्यों सनम से देखा नहीं जा रहा था। वो कितना परेशान लग रहा था। उसके कपड़ों पर खून तक लग गया था। कुत्ते की वजह से उसके कुछ कपड़े फट भी गए थे, जबकि अकाया के तो सारे ही फट गए थे। वो विराट के पास जाना चाहती थी, उसे थोड़ी हिम्मत देना चाहती थी, मगर बेचारी अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई। तनुजा विराट के पास गई और उसके बगल में बैठकर उसे पकड़कर अपने गले से लगा लिया। अचानक तनुजा के ऐसा करने से सनम को थोड़ा दर्द हुआ अपने सीने में, पर उसने अपनी नज़रें फेर ली और खुशी को संभालने लगी। तनुजा विराट को सहलाते हुए बोली, कुछ नहीं होगा अकाया को, वो ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा विराट, रिलैक्स। हाँ।
विराट कुछ रिएक्ट नहीं करता। अकाया की इस वक्त उसे इतनी टेंशन हो रही थी कि वह बस एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। तनु उसे इसी तरह अपने सीने से लगाकर कुछ देर तक कंफर्ट करती है। थोड़ी देर में सब अकाया के वार्ड में जाते हैं। अकाया आराम से बेड पर सो रहा था। अब तो बाहर काफी रात हो गई थी और बारिश भी बड़ी तेज होने लगी थी। विराट सुभद्रा से बोला, मॉम, मैं आज रात को अकाया के पास रुकूंगा, आप लोग घर चले जाइए। सुभद्रा ने भी कहा, ठीक है, तुम इसका ख्याल रखना और सनम भी यहीं पर रुक जाएगी। अगर आधी रात को ये जग गया और अपनी मम्मा को ढूंढने लगा तो कहाँ ये घर से भाग कर आएगी, इसका यहाँ रहना जरूरी है। विराट कुछ नहीं बोला। तनु ने थोड़ा इरिटेट होकर कहा, ये यहाँ पर क्या करेगी। अचानक उसके ऐसा बोलने से सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। तनु ने थोड़ा अपने आप को संभालते हुए कहा, मेरा मतलब, मैं रुकती हूँ ना यहाँ पर अकाया और विराट की केयर के लिए, आप लोग घर जाइए। विराट ने कहा, मोम सही बोल रही है, सनम का यहाँ रुकना जरूरी है क्योंकि अकाया फिर उसे ढूंढेगा और घर जाने के लिए यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा किसी को ड्राइविंग नहीं आती है, तो तुम्हें ही जाना पड़ेगा। तनु, तुम खुशी और मोम को लेकर घर चली जाओ। तनु आगे कुछ बोल नहीं पाती। वो यहाँ रुकना चाहती थी लेकिन फाइनली उसने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, तुम अपना और अकाया का ख्याल रखना। उसके बाद वो उनको लेकर चली गई। जाते जाते तनु ने बड़ी खतरनाक नजरों से सनम की तरफ देखा जो चुपचाप खड़ी हुई थी। आधी रात को वह कुत्ता अपने घर के बाहर बैठा हुआ था, चुपचाप। आसमान से तेज बारिश हो रही थी। तभी अचानक 2 कदम उसे घर में चुपके से एंट्री करते हैं रात के घमासान अंधेरे में। 2 कदम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। उसे कुत्ते के कान एकदम से खड़े हो जाते हैं। जैसे ही वह अपने घर में किसी अनजान इंसान की एंट्री को महसूस करता है, वो कुत्ता तुरंत खड़ा होकर इधर उधर देखता है। तभी पीछे की तरफ उसे कोई दिखाई देता है। वो कुत्ता वहां जाकर भौंकने लगता है। कोई खड़ा हुआ था, ऊपर से नीचे तक कपड़ों में कर बारिश में भीग रहा था। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा जबरदस्त तेज धार वाला नुकीला चाकू था। अंधेरे में उसकी डार्क आंखें उसे कुत्ते को घूर रही थी। वो कुत्ता भौंक रहा था तेज बारिश में। तभी वह अनजान इंसान जो खड़ा उसे देख रहा था, उसने अपने दूसरे हाथ के कुछ बिस्किट्स को कुत्ते के सामने फेंका। कुत्ते ने आगे आकर वह बिस्किट्स खाए और तभी अचानक वह कुत्ता बेहोश होकर गिर गया। उस अनजान साये के होठों पर एक डेविल सी मुस्कान आ जाती है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और उस कुत्ते के पैर को पकड़कर उसे एक घसीट कर पीछे की तरफ ले गया। उसके बाद उसके पास बैठा और डार्क आंखों से उसे घूरने लगा। अपने हाथ में पड़े हुए उसे चाक पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई और उसने अगले ही पल उसे चाकू से उसे कुत्ते की गर्दन को खुरेना शुरू कर दिया। उसे कुत्ते को इतनी बेदर्दी से चाकू से काटा और यह करते वक्त उसकी आंखों में जरा भी डर या खौफ नहीं, एक अजीब सा जुनून था। तनुजा अपने कमरे में खड़ी हुई थी। वह ऊपर से नीचे तक भीगी हुई थी और उसके हाथ लाल थे, उसकी आंखें डार्क थी। वह अपने हाथों को और फिर आईने में खुद को देख रही थी। तभी अचानक कमरे में उसे खुशी की आवाज सुनाई देती है, आंटी, आंटी। अचानक खुशी की आवाज सुनकर तनु थोड़ा होश में आती है। वह थोड़ा शॉक हो जाती है और फटाफट अपने हाथों को वॉश करने लगती है। हाँ, आ रही हूँ, 1 मिनट बेटा, मैं ज़रा कपड़े बदल लूँ। वो फटाफट अपने हाथों को वॉश करती है, फटाफट अपने कपड़े चेंज करती है और अपने पुराने कपड़ों को थोड़ा समेट के रख देती है क्योंकि उनके ऊपर लाल रंग लगा हुआ था।
अपने चेहरे को थोड़ा नॉर्मल करके तनुजा बाथरूम से बाहर आती है और मुस्कुराती है। खुशी वहां पर खड़ी हुई थी। तनुजा खुशी के पास आकर बोली, हाँ बोलो बच्चे। खुशी ने तनुजा से कहा, क्या आज रात को मैं आपके पास सो सकती हूँ? मुझे अकेले बहुत डर लग रहा है, बहुत बिजली कड़क रही है न, और मुझे थंडरिंग और लाइटनिंग से बहुत डर लगता है। तनुजा ने मुस्कुराकर खुशी को अपनी बाहों में लिया और प्यार से उसके माथे पर किस करते हुए कहा, ये भी कोई पूछने की बात है। बिल्कुल तुम मेरे साथ सो सकती हो, और अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गई। अब अकेले मुझे भी बहुत बोर हो रहा था। चलो साथ में सोते हैं और मैं तुम्हें कुछ स्टोरी भी सुनाऊंगी, ठीक है? ये सुनकर खुशी की आंखों में चमक आ जाती है। रियली? ओके। और खुशी फटाफट बिस्तर पर आई। वो लेट गई। तनुजा उसके बगल में आकर लेट गई। खुशी ने मुस्कुराकर कहा, आप कैसी स्टोरी सुनाओगे? इस पर तनुजा ने कहा, कैसी सुनना पसंद करोगी तुम? खुशी ने कुछ सोचते हुए कहा, कुछ अमेजिंग सी, नॉर्मल, कोई परियों की कहानी नहीं, लेकिन कुछ रियलिस्टिक सी। इस पर तनुजा ने जवाब दिया, अच्छा तो फिर चलो मैं तुम्हें अमेजिंग कहानी सुनाती हूँ, एक साइको सीरियल किलर की, जो कि एक लड़की है। ये सुनकर खुशी की आंखें बड़ी हो जाती है। क्या? साइको किलर? वह भी एक लड़की? तनुजा ने कहा, रिसेंटली मैं जो नोवेल पढ़ रही हूँ उसमें एक लड़की साइको किलर है। बहुत अमेजिंग नोवेल है, मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं उसकी? खुशी ने हाँ में अपना सर हिलाया और फिर तनुजा उसके बगल में लेटकर उसे कहानी सुनाने लगी। तो ये कहानी एक लड़की की है, एक साइको किलर लड़की, जो हर उस इंसान को खत्म कर देती है जो उसकी नज़र में आता है। नज़र में आता है से मतलब जो उसके लाइफ में फालतू में घुस जाता है, जो उसकी प्यारी चीज़ पर नज़र मारता है, उससे उसका कुछ छीनने लगता है, भले ही कोई उसका मामूली सा खिलौना ही उसे क्यों न छीन ले। वह इतनी खतरनाक है कि पूरी बेदर्दी के साथ उसे खत्म कर देती है। एक चाकू उसके पास हमेशा रहता है। लोगों को मारना और उनको काट के उनसे जो खून निकलता है उसे देखना उस लड़की को बहुत अच्छा लगता है। तनुजा की बातें खुशी के रोंगटे खड़े कर देती है। वो तनुजा से बोली, ऐसा भी कुछ होता है क्या? तनुजा ने खुशी की तरफ देखकर कहा, बिल्कुल होता है। ये बोलकर तनुजा की आंखों में कुछ गुजर जाता है, एक अजीब सी चमक, एक अजीब सी शैतानी चमक। ऐसे साइको सीरियल किलर सच में होती है, और वो किसी भी रूप में हो सकते हैं हमारे आसपास। हमारे कोई अपने भी नॉर्मल ही वो नॉर्मल इंसानों की तरह रहते हैं। उन्हें देखकर कोई नहीं बोल सकता कि वो इतनी खतरनाक है, लेकिन जब वो अपने डेविल अवतार में आते हैं, बहुत खतरनाक हो जाते हैं। अचानक खुशी उठकर बैठ गई और बोली, ये कैसी कहानी सुना रही हो आप? मुझे बड़ा डर लग रहा है। तनुजा ने कहा, ओह, आई एम रियली सॉरी, मैं तो बस नोवेल की कहानी सुना रही थी। सॉरी, चलो मैं तुम्हें कोई अच्छी सी लव स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है? उसके बाद उसने खुशी को लेटा दिया। थोड़ी देर में कहानी सुनते सुनते खुशी सो गई। तनुजा हल्की हल्की उसे थपथपा रही थी और देख रही थी। उसकी आंखों में कुछ अलग सा था, एक अलग से चमक। उसके बाद वह सीधी लेट गई और अपने बाजू को उठाकर अपने माथे पर रख लिया। जल्दी ही उसके होठों पर एक तिरछी सी मुस्कुराहट फैल गई, उसकी आंखों में एक शैतानी सी चमक फैल गई। सीरियल किलर विराट बाहर खड़ा सिगरेट पी रहा था। उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसने सिगरेट की तरफ देखा और माया की आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगी, क्या है विराट, तुम हमेशा इतनी सिगरेट क्यों पीते हो? मुझे बिल्कुल नहीं पसंद।
तुम्हें पता है सिगरेट से कितनी बीमारियां हो जाती है। अभी के अभी मुझसे प्रॉमिस करो, छोड़ो ये गंदी आदतें, प्रॉमिस करो कि तुम सिगरेट पीना छोड़ दोगे। विराट सिगरेट की तरफ देख रहा था। हल्की सी दर्द भरी आवाज में वह बोला, तुम्हें मेरी इतनी चिंता इसलिए रहती थी कहीं मैं तुमसे पहले ये दुनिया छोड़कर ना चला जाऊं, पर तुमने ये कभी सोचा कि अगर तुम मुझसे पहले चली गई तो मेरा क्या होगा? तुम सेल्फिश थी माया, हमेशा सिर्फ अपना ही सोचती थी, तुमने कभी मेरा नहीं सोचा। अब मैं क्या करूं तुम्हारे बिना, बड़ा अकेला लग रहा है। अब जितना मर्जी ये पीऊं कोई रोकता ही नहीं। विराट ने एक गहरी सांस ली, दर्द से भरी, फिर कुछ देर वहां खड़े रहकर अकाया के वार्ड में चला गया। वो जैसे ही अंदर गया एकदम से उसके कदम रुक गए। उसने देखा सनम अकाया के साथ उसके बिस्तर में सो रही है। उसने अकाया को अपनी बाहों में भर के रखा है। सनम अकाया को अपनी बाहों में लेकर आराम से आंखें बंद करके उसके बिस्तर पर सो रही थी। उन दोनों को साथ में सोता हुआ देखकर विराट का दिल थोड़ा पसीज जाता है। विराट उनके पास आता है और उनको आराम से सोता हुआ देखता है, जैसे माँ बेटा। विराट कुछ सेकंड तक खड़ा सनम को देखता है, जो अकाया को अपनी बाहों में लिए सो रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी अपनी माँ हो। अकाया की मॉम यानी माया की जगह पर सनम थी। ये लड़की आखिर क्यों आजकल इसका चेहरा विराट को उसकी तरफ देखने पर बार बार मजबूर कर रहा था। वो जानता था ये सनम है, उसकी माया नहीं, पर भी विराट की नज़रें हमेशा आजकल इस चेहरे को देखने लगी थी, नोट करने लगी थी। विराट एक गहरी सांस लेता है, अपने अंदर के दर्द भरे जज्बातों को कंट्रोल करता है, जो माया को याद करने से उभर आए थे। वह धीरे से उनके पास आता है, ब्लैंकेट उठाता है और उन दोनों को आराम से ढक देता है, क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और ठंडी हवाएं चल रही थीं, जिससे टेम्परेचर थोड़ा गिर गया था। विराट जब उन दोनों को ब्लैंकेट से ढक रहा था, तो अचानक ही सनम पलट जाती है और एकदम से विराट से टकरा जाती है। सनम अपनी आंखें खोलती है और अचानक विराट को अपने चेहरे के करीब देखती है। सनम की आंखें बड़ी हो जाती हैं और उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। विराट उसके काफी करीब था, वह ब्लैंकेट से ढकने के चक्कर में उसके काफी करीब आ गया था और अब दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली हुई थीं। सनम को इतना करीब से देख विराट की धड़कनें भी तेज हो जाती हैं। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर अचानक विराट खड़ा होकर 4 कदम पीछे हट जाता है। सनम भी तुरंत उठकर बैठ जाती है और थोड़ी नर्वस होकर अपनी नज़रों को नीचे गड़ा लेती है, इधर उधर देखने लगती है। विराट उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा था, वह इतना ऑकवर्ड हो रहा था। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, सॉरी, वो मैं बस तुम लोगों के ऊपर ब्लैंकेट डाल रहा था। सॉरी, गुड नाइट। ये कहकर विराट बिना उसकी तरफ देखे वार्ड से चला जाता है। सनम नजरें उठाकर विराट की तरफ देखती है, जो अभी अभी गया और उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया। कुछ देर तक सनम ऐसे ही बैठी रही, फिर उसने पलटकर अकाया की तरफ देखा, जो सुकून से सो रहा था। अकाया को देखकर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वह फिर से अकाया के बगल में लेटकर हल्के हाथों से उसे थपथपाने लगी। फिर उसने अपनी आंखें भी बंद कर लीं। नेक्स्ट मॉर्निंग विराट फोन पर बात कर रहा था। वह काफी शॉक्ड लग रहा था। क्या मार डाला? विराट काफी हैरान था, बहुत ज्यादा हैरान। उसने उसके घर के बगल में रहने वाले लोगों को घर छोड़कर जाने का नोटिस भेजने वाला था,
उनको इस शहर से ही दफा करने वाला था, क्योंकि सिर्फ उनकी लापरवाही की वजह से आज उसका बेटा हॉस्पिटल में है। मगर जैसे ही उसने पता किया, तो पता चला कि उनके कुत्ते को रात में किसी ने बड़ी बेरहमी से मार डाला। उसकी डेड बॉडी घर के पीछे मिली। खून से पूरी जमीन लाल हो गई थी। उसे बहुत भयानक तरीके से मारा गया था। जल्दी ही विराट अपनी गाड़ी लेकर घर पहुंचता है। पीछे सनम और अकाया थे। विराट गाड़ी से निकलता है और उसने पीछे का दरवाजा खोलकर अकाया को अपनी गोद में उठाया। सनम भी बाहर निकलती है। उसके बाद विराट ने उसे घर की तरफ देखा, जहां पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई थी। कुछ कांस्टेबल और एक इंस्पेक्टर वहां तहकीकात कर रहे थे। विराट ने अकाया को सनम को देते हुए कहा, तुम इसे अंदर लेकर जाओ, मैं अभी आता हूँ। सनम चुपचाप अपना सर हिलाती है और नन्हे से अकाया को अपनी बाहों में संभाल लेती है। वो उसे लेकर अंदर की तरफ चली जाती है। विराट अपने सूट को थोड़ा ठीक करता है और उसके बाद घर की तरफ बढ़ता है, जहां कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। विराट जब वहां पहुंचता है, तो अचानक सब लोग बगल में खिसक जाते हैं। इंस्पेक्टर विराट को देखता है, तो तुरंत उसके पास आकर बोलता है, मिस्टर सिंघानिया, हेलो, आई एम इंस्पेक्टर मोहन दास तलपड़े। विराट हल्का सा सिर हिलाता है और कहता है, यहाँ क्या चल रहा है? विराट की नज़र घर में रहने वाले लोगों पर भी पड़ती है। सब लोग दुब के खड़े थे, उनके चेहरे पर भी डर और खौफ दिखाई दे रहा था। इंस्पेक्टर ने विराट से कहा, इन लोगों की कंप्लेंट है कि इनका कुत्ता मार दिया गया है। बस उसी के इंस्पेक्शन के लिए आए थे। अगर आप बुरा ना माने, तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? विराट ने कड़क आंखों से इंस्पेक्टर की तरफ देखा और कहा, बोलिए। इंस्पेक्टर ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, सुना है, उनके कुत्ते ने कल आपके बेटे को बुरी तरह काट लिया था। विराट ने बहुत ही डार्क नज़रों से उस फैमिली की तरफ देखा। विराट की गुस्से भरी नज़रों को देखकर वह लोग सहम गए। एक अधेड़ उम्र का कपल, 2 बच्चे और एक बूढ़ा आदमी उस फैमिली में थे। विराट ने इंस्पेक्टर से कहा, बिल्कुल सच है, अभी अभी अपने बेटे को अस्पताल से लेकर आया हूँ मैं। इनके उस जानवर ने लगभग मेरे बेटे को जान से मार दिया था। जब ये लोग अपने घर के जानवर को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे बांधकर नहीं रख सकते, तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये ऐसे जानवरों को पालते ही क्यों हैं। विराट की गुस्से भरी आवाज सुनकर वे लोग थोड़ा और घबरा गए। इंस्पेक्टर ने कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब आपका बेटा कैसा है? विराट ने बस हल्का सा सर हिलाया और कहा, वह ठीक है। लेकिन इनके कुत्ते के साथ क्या हुआ? विराट ने पूछा तो इंस्पेक्टर ने बताया, उस कुत्ते के ऊपर खंजर से लगातार वार किया गया है, बहुत ज्यादा और बड़ी बेरहमी से मारा गया है। विराट ये सुनकर थोड़ा सा चौंक जाता है। विराट घर वापस आता है और अपने कमरे में ऑफिस के लिए तैयार होने चला जाता है। सनम अकाया का ख्याल रख रही थी, उसे समय से हल्का फुल्का खाना खिलाना, दवाई देना और प्यार से सुलाना वगैरह। उसके बाद वह किचन की तरफ आती है, तभी एक नौकर सनम से बोला, अरे आप, वो जो मैडम आई है ना, उन्होंने कहा है कि मैं आपको बोलूं कि उन्होंने ब्लैक कॉफ़ी मंगाई है और आपको ही लेकर जानी है, तो आप प्लीज़ ले जाइए। तनु ने सनम से ब्लैक कॉफ़ी मंगवाई थी। ये थोड़ी हैरानी वाली बात थी, इतने सारे नौकर हैं घर में, फिर भी सनम से ही क्यों? सनम चुपचाप अपना सर हिलाती है और उसके बाद किचन में जाकर ब्लैक कॉफ़ी तैयार करती है।
फिर वह कॉफी लेकर तनुजा के कमरे में जाती है और दरवाजा खटखटाती है। खिड़की के बाहर खड़ी हुई तनुजा बगल वाले घर की तरफ देख रही थी। उसकी आंखें थोड़ी डार्क थीं। बगल वाले घर में अभी भी कुछ लोग मौजूद थे। इंस्पेक्टर अपनी थोड़ी तहकीकात कर रहा था। कुछ देर तक तनुजा चुपचाप खड़ी वह देखती रही और फिर पलट कर आई। बिस्तर के पास एक स्टैंड लगा हुआ था जिसमें एक बोर्ड वहां रखा गया था जिस पर एक पेंटिंग बनी थी और सामने टेबल पर पेंटिंग्स के कलर रखे गए थे। तनुजा उन कलर्स की तरफ देखती है। उसने एक खूबसूरत पेंटिंग बनाई थी, एक लड़की की पेंटिंग, बहुत खूबसूरत। उस लड़की की आंखें बहुत डार्क थीं। उसकी आंखों में एक जुनून था, एक आग थी, एक पागलपन था। वह पेंटिंग वाकई में खूबसूरत थी, लेकिन भयानक भी, क्योंकि उस लड़की के हाथ में एक खंजर था, खून से सना हुआ खंजर, जिस पर से खून टपक रहा था, जैसे अभी अभी किसी के अंदर घुसा कर निकाला हो। उस पेंटिंग को तनुजा देख रही थी और फिर उसके होठों पर तिरछी सी हल्की सी शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। तभी उसे अचानक खटखट की आवाज सुनाई देती है। तनुजा ने अपनी नजरें दरवाजे की तरफ की तो सनम खड़ी हुई थी। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें कप रखा हुआ था। तनुजा सनम को देखती है तो उसकी आंखें और ज्यादा डार्क हो जाती हैं। वह कहती है, आओ। सनम अंदर आती है और अपने हाथ में पड़ी हुई ब्लैक कॉफी की तरफ थोड़ा इशारा करती है। तनुजा ने कहा, रख दो टेबल पर। उसके बाद वह अपने पेंटिंग के कलर्स और ब्रश उठाकर पेंट करने लगती है। वो खंजर के ऊपर का खून और ज्यादा गाढ़ा कर रही थी, उसे और ज्यादा खून से सना हुआ बना रही थी। सनम जब ये पेंटिंग देखती है तो मानो डर सी जाती है। कितनी खतरनाक पेंटिंग थी। तनुजा सनम की तरफ देखती है। पेंटिंग देखकर वह थोड़ी घबराई हुई सी लग रही थी। जैसे ही तनुजा ने देखा, उसके होठों पर एक गहरी मुस्कुराहट सी आ जाती है। उसने सनम से कहा, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? ये पेंटिंग अच्छी नहीं लगी। एक लड़की की पेंटिंग है, एक साइको किलर की, जिसे खून करना बहुत ज्यादा पसंद है। तुम्हें पता है, ये जो खंजर इसके हाथ में है ना, इस खंजर को इस तरह से खून से सना हुआ देखकर इसे बहुत अच्छा लगता है। पेंटिंग तो भयानक थी ही, मगर तनुजा का एक्सप्लेन करने का तरीका और ज्यादा डरावना था, जिससे सनम को थोड़ी और घबराहट होती है। उसके चेहरे पर थोड़ा और डर दिखाई देने लगता है। वह जाने लगती है कि तनुजा बोली, रुको। सनम रुक जाती है। तनुजा सनम के पास आई और बोली, कहाँ जा रही हो? अभी तो मैंने अपनी पेंटिंग को अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं किया। तनुजा सनम को लेकर पेंटिंग के सामने खड़ी कर देती है। सनम थोड़ी घबरा रही थी। पीछे से सनम के कंधे पर अपने चेहरे को रखते हुए तनुजा ने पेंटिंग की तरफ देखते हुए कहा, कैसी लगी तुम्हें मेरी यह मास्टरपीस पेंटिंग? सनम बस चुपचाप हल्का सा अपना सर हिला देती है और अपने हाथों को आपस में मसलने लगती है, जो दिखा रहे थे कि वह काफी नर्वस हो रही है। तनुजा के होठों पर एक डेविल सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह सनम के कान में फुसफुसाकर कहती है, तुम्हें पता है सनम, लाल रंग मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। जानती हो क्यों? सनम कुछ नहीं करती, बस चुपचाप खड़ी रहती है। उसके बाद तनुजा टेबल पर रखी हुई लाल रंग की डब्बी उठाती है और एक झटके में उसे पूरी पेंटिंग पर फेंक देती है। वह पेंटिंग, अब लड़की के चेहरे पर सिर्फ लाल रंग और वही दिखाई देता है। तनुजा बोली,
क्योंकि यह खून का रंग है। मुझे लाल रंग बहुत ज्यादा पसंद है। जब भी मैं इसे देखती हूँ, अजीब सा सुकून मिलता है मुझे। अजीब सी खुशी मिलती है। क्या तुम्हें भी पसंद है लाल रंग? बताओ। सनम अपना सलाइवा गटक लेती है। वह तुरंत पीछे हो जाती है और वहां से भाग जाती है। उसे भागते हुए देखकर तनुजा मुस्कुरा देती है और उसकी आंखें थोड़ी और डार्क हो जाती हैं। फिर वह अपनी पेंटिंग की तरफ देखती है। पूरी पेंटिंग लाल रंग से भर गई थी। उस लड़की का चेहरा अब दिखाई ही नहीं दे रहा था। पूरी पेंटिंग पर लाल रंग ऐसे फैला हुआ था जैसे ये पेंटिंग अभी अभी खून से नहाई हो। तनुजा पेंटिंग के पास जाकर अपना हाथ ऊपर उठाती है, उसे रंग के ऊपर रखती है और फिर अपने हाथ को देखने लगती है, जो लाल रंग से पूरा भर गया था। आई लव दिस कलर। विराट अपने ऑफिस में बैठा हुआ कुछ काम कर रहा था। तभी अचानक उसका फोन बजता है और वह अपना फोन उठाता है। हेलो। विराट अपनी फाइल में कुछ काम कर रहा था और करते करते फोन पर बात कर रहा था। सामने से आवाज आई, हेलो, मिस्टर विराट सिंघानिया बोल रहे हैं। विराट ने कहा, जी, कहिए। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं आपकी बेटी खुशी विराट सिंघानिया के स्कूल की प्रिंसिपल बोल रही हूँ, मिस्टर सिंघानिया, गुड मॉर्निंग। अचानक से खुशी के स्कूल से प्रिंसिपल का कॉल आने से विराट एकदम से उसे अटेंशन देता है। फाइल का काम छोड़कर वह बोला, जी, मैम, गुड मॉर्निंग। कहिए, सब ठीक है ना? प्रिंसिपल मैम ने कहा, जी, मिस्टर सिंघानिया, सब बिल्कुल ठीक है। खुशी ने आपको बताया होगा कि आज हमारे स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, जहां पर पेरेंट्स अपने बच्चों की परफॉर्मेंस चेक करने और स्कूल से कुछ जानने के लिए मीटिंग अटेंड करते हैं। हर बार खुशी की दादी माँ इस मीटिंग को अटेंड करती हैं, मगर इस बार हमने खुशी से कहा था कि वह स्पेशली आपको बुलाए यहाँ पर आने के लिए। मैं बस ये जानने के लिए कॉल कर रही थी कि आप आ रहे हैं ना। अचानक खुशी के स्कूल की मीटिंग की बात सुनकर विराट थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। उसके पास काम भी बहुत था करने के लिए और उसका मन भी नहीं था कहीं जाने का। विराट ने कहा, मैं एक्चुअली आई हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू और मुझे नहीं लगता कि मैं आ पाऊंगा। मगर इस बार भी खुशी की दादी माँ आ जाएंगी। तभी प्रिंसिपल ने कहा, मिस्टर सिंघानिया, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। इस बार हमने स्पेशली खुशी को कहा है कि आपको ही लेकर आए। हमें खुशी से रिलेटेड आपसे कुछ बात करनी है, तो हमें खुशी होगी अगर आप खुद यह मीटिंग अटेंड करें। प्लीज समझिए, इट्स इम्पॉर्टेंट। अगर इम्पोर्टेंट नहीं होता तो मैं खुद आपको कॉल करके आने के लिए इंसिस्ट नहीं करती। अचानक ये सुनकर विराट की आईब्रोज हल्के से सिकुड़ जाती हैं। क्या बात है, प्रिंसिपल मैम? ऐसा क्या इम्पोर्टेंट काम है? खुशी ठीक तो है ना? प्रिंसिपल ने कहा, आप प्लीज ये मीटिंग अटेंड कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। विराट ने हल्का सा सर हिलाया और कहा, जी, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। ये बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। अचानक प्रिंसिपल मैम ने खुशी के बारे में क्या कहा, वह समझ नहीं पाया। ऐसी क्या बात करनी है उन लोगों को उसे लेकर। ऑफिस में थोड़ा सा काम निपटाने के बाद वो बाहर निकलता है। घर पर आकर वो लंच करता है। थोड़ा फ्रेश होकर कपड़े बदलकर नीचे आता है तभी सुभद्रा बोली, अरे विराट, तुम अभी तक यहीं पर हो? तुम्हें तो आज खुशी के स्कूल में जाना चाहिए था ना पेटीएम के लिए। विराट ने जवाब दिया, हाँ मैं बस निकल ही रहा था।
वहाँ पर तनुजा भी कॉल पर बात करते हुए आती है। जी मिस्टर शर्मा, हाँ मैं आपको मिलती हूँ ना शाम को। जी ठीक है, ओके। वो कॉल कट करके हॉल में आकर बोली, विराट, आंटी, आप दोनों हाल में ऐसे क्यों खड़े हैं? और विराट तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो खुशी के स्कूल में जाना था ना? विराट ने एक गहरी सांस लेकर कहा, हाँ मैं बस अभी निकल ही रहा था। तभी सुभद्रा ने कहा, तुम अकेले जाओगे क्या? विराट ने अपनी आईब्रोज को हल्का सा ऊपर उठकर कहा, हाँ तो अकेले ही जाऊंगा और क्या? सुभद्रा ने कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता तुम्हें अकेले जाना चाहिए, तुम किसी को अपने साथ लेकर चले जाओ। विराट ने थोड़ी अनोई आवाज में कहा, यह आप क्या बोल रही हो मॉम, मैं किसे लेकर जाऊं? ठीक है तो आप चल पड़ो है ना मेरे साथ। तभी सुभद्रा ने कहा, अरे नहीं मैं नहीं जा सकती, मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट काम से बाहर जाना है। तभी अचानक तनुजा की आंखों में एक चमक सी आ जाती है। वो कुछ बोलते ही वाली होती है कि तभी सनम वहां से गुजर रही होती है तो सुभद्रा उसे आवाज लगती है, सनम। अचानक सनम रुककर उनकी तरफ देखती है। उसके हाथ में कपड़े थे जिनको शायद प्रेस किया गया था और वह रखने जा रही थी। बड़ी ही मासूमियत के साथ सनम ने उनकी तरफ देखा। सुभद्रा बोली, तुम चली जाओ ना विराट के साथ खुशी के स्कूल में पेटीएम पर। सुभद्रा ने अचानक ये बोल दिया जिसे सुनकर तनुजा, सनम और विराट तीनों हैरान हो गए। विराट ने कहा, मोम ये आप क्या बोल रही है? सनम मेरे साथ वहां पर जाकर क्या करेगी? तनुजा ने भी कहा, हाँ आंटी, सनम का वहां पर क्या काम है? लेकिन सुभद्रा के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने कहा, खुशी सनम के साथ काफी कंफर्टेबल है। विराट, मेरे ख्याल से तुम्हें सनम को लेकर जाना चाहिए। तनुजा ये सुनकर थोड़ा इरिटेट हो गई। उसने कहा, लेकिन अगर सनम विराट के साथ चली गई तो यहाँ अकाया की देखभाल कौन करेगा? विराट ने भी एग्रीमेंट में अपना सर हिलाकर कहा, हाँ, अकाया की देखभाल कौन करेगा? सुभद्रा ने अपनी आंखें रोल की और कहा, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं बाहर जा रही हूँ। वो इम्पोर्टेंट काम ये है कि मैं अकाया को लेकर अस्पताल जा रही हूँ, उसके नॉर्मल चेकअप के लिए कि वह ठीक है या नहीं, उसे रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा और डॉक्टर को कुछ इंजेक्शंस भी देने थे रूटीन के हिसाब से। तो मैं अकाया को लेकर अस्पताल जा रही हूँ, वह तो वैसे भी मेरे साथ रहेगा। सनम यहाँ अकेली रहे, इससे अच्छा तुम उसे अपने साथ ले जाओ। इसी बहाने वह खुशी से मिलेगी, उसका स्कूल देख लेगी, खुशी को भी अच्छा लगेगा, है ना तनुजा? सुभद्रा ने तनुजा की तरफ देखकर पूछा। चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान के साथ तनुजा ने बस हल्का सा सर हिलाया और कुछ नहीं बोली, मगर अंदर ही अंदर जैसे उसको आग लग रही थी। विराट ने सनम की तरफ देखा जो चुपचाप खड़ी टुकुर टुकुर उन लोगों को देख रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, जो करना है जल्दी करो, मैं 5 मिनट में निकलने वाला हूँ, मुझे ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। सुभद्रा थोड़ी एक्साइटेड हो गई। उसने सनम से कहा, चलो सनम फटाफट तैयार हो जाओ, तुम्हें विराट के साथ खुशी के स्कूल में जाना है। सनम कुछ सेकंड तो चुपचाप खड़ी रही, उसके बाद वह चुपचाप चली गई तैयार होने के लिए। 5 मिनट के बाद वह विराट की गाड़ी में बैठी है। विराट ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ था। सनम के अंदर बैठने ही वह गाड़ी स्टार्ट करता है और वहां से चला जाता है। तनुजा दरवाजे पर खड़ी उन्हें देख रही थी। उसकी मुठिया जोर से कस गई और उसने बहुत डार्क आवाज में बोला, अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है,
अगर इससे ज्यादा ये लड़की विराट के करीब आई तो मैं अपने गुस्से पर से अपना कंट्रोल खो दूंगी। खुशी अपने क्लासरूम में बैठी हुई थी, चुपचाप, गुमसुम, उदास, अकेली। सामने डेस्क पर किताबें रखी हुई थी जो खुली हुई थी। टीचर पढ़ा रही थी मगर खुशी का ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं था। टीचर क्लास खत्म करके बच्चों से बोली, ओके बच्चों, अब तुम्हारा लेक्चर बिल्कुल फ्री है। तुम सबके मम्मी पापा आए हैं तो तुमको जल्दी ही ऑडिटोरियम में जाना है, ठीक है? सारे बच्चों ने यस में बोलकर जवाब दिया। मैम के चले जाने के बाद खुशी की एक फ्रेंड खुशी के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। खुशी जो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी अचानक होश में आई और अपनी फ्रेंड की तरफ देखने लगी। उसकी फ्रेंड ने भी उसके जैसे ही स्कूल का यूनिफॉर्म पहन रखा था, बालों की 2 चोटियां बनाई हुई थी, रिबन लगाए हुए थे। वह खुशी से बोली, क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो खुशी? आज तो तुम्हारे पापा आने वाले हैं ना? खुशी ने हल्की उदास आवाज में कहा, वो नहीं आएंगे, वो कभी नहीं आते। ये बोलकर खुशी और उदास हो जाती है। तभी अचानक पियून क्लास के अंदर आकर बोला, खुशी विराट सिंघानिया, आपको प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया गया है, आपकी मम्मी पापा आए हैं। अचानक ये सुनकर खुशी चौंक जाती है। खुशी की फ्रेंड ने खुश होकर कहा, देखा, आ गए ना तुम्हारे पापा, लेकिन तुम्हारी मम्मा तो एक्सपायर हो गई है ना? फिर कौन आया है? खुशी कंफ्यूज हो गई, कौन आया है उसके पापा के साथ, पर वह वहां से उठकर प्रिंसिपल के ऑफिस में चली गई। जल्दी ही वह प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंचती है। दरवाजा खटखटाती है तो अंदर से आवाज आती है, कम इन। खुशी अंदर जाकर देखती हैं कि प्रिंसिपल जहां पर बैठी है उसके अपोजिट साइड में विराट और सनम बैठे हुए हैं। विराट के एक्सप्रेशन थोड़े खराब लग रहे थे, थोड़े मतलब काफी ज्यादा खराब लग रहे थे। प्रिंसिपल ने खुशी से कहा, आओ खुशी, बैठ जाओ। खुशी चुपचाप बगल वाले एक टेबल के पास जाकर बैठ जाती है। उसकी नज़रें अपने पापा पर थी जो थोड़ा गुस्से में भी लग रहा था। प्रिंसिपल ने एक गहरी सांस लेकर विराट से कहा, मिस्टर सिंघानिया, बच्चों को थोड़ा प्यार से हैंडल कीजिए। खुशी हमारे स्कूल की टॉपर स्टूडेंट रही है, लेकिन पता नहीं क्यों इस साल उसकी परफॉर्मेंस हद से ज़्यादा खराब है। घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या? बच्चे अक्सर डिप्रेशन वगैरह में पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते। विराट ने जवाब दिया, ऐसी कोई बात नहीं है, शायद खुशी ही अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रही। आई एम रियली सॉरी, मेरी ही गलती है, मुझे ध्यान देना चाहिए था। उसके बाद विराट खुशी की तरफ देखा है, अपने पापा को अपनी तरफ ऐसे देखा हुआ देख खुशी घबरा कर अपना सर नीचे कर लेती है। What the hell is this, ये क्या बकवास है? विराट ने कुछ टेस्ट पेपर, कुछ रिपोर्टर्स कार्ड को जमीन पर फेंक दिया। ये खुशी के रिपोर्टर्स कार्ड थे। खुशी बिल्कुल सामने स्कूल यूनिफॉर्म में खड़ी हुई थी। अपने पापा को इतना गुस्से में देखकर वह ऊपर से नीचे तक थरथरा जाती है। सब लोग वहां पर खड़े हुए थे। तनुजा हैरान होकर बोली, विराट ये क्या कर रहे हो तुम? खुशी डर रही है, जरा आराम से। विराट गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, आराम से? तुम्हें पता है प्रिंसिपल ने क्या कहा? खुशी का आजकल अपनी पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं लगता, ना वह क्लास को अटेंशन देती है, ना अपने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करती है, और एग्जाम्स की तो पूछो ही मत, फेल होते होते बची है ये। What the hell is this? जो खुशी कल तक स्कूल की टॉपर हुआ करती थी, प्रिंसिपल एग्जाम्पल देती थी, इसका दूसरे बच्चों को, और आज देखो क्या हो गया है। मैं कहता हूँ पढ़ने के अलावा इसके पास ऐसा कौन सा काम है जो ये पढ़ाई को वक्त नहीं दे पाती।
खुशी इतना घबरा जाती है कि उसके पास में खड़ी हुई सनम से जाकर चिपक जाती है जोर से। सनम उसे अपनी बाहों में कस के पकड़ लेती है जैसे उसे प्रोटेक्ट कर रही हो एक माँ की तरह। विराट थोड़ा गुस्से में लग रहा था। सुभद्रा विराट से बोली, विराट अपने गुस्से पर कंट्रोल करो, तुम खुशी को डरा रहे हो। खुशी की आंखों से ऑलरेडी आंसू बहाना स्टार्ट हो चुके थे। वह कांप रही थी और सनम से चिपकी हुई थी। सनम ने भी खुशी को बाहों में पकड़ा हुआ था। विराट के गुस्से से वह भी घबरा गई थी। विराट अपने माथे पर हाथ रखता है, उसे मसलता है और खुद के गुस्से को शांत करने की पूरी कोशिश करता है। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, आज से तुम्हारा टीवी देखना, बाहर खेलने सब बंद, अब तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दोगी, दैट्स इट। ये बोलकर विराट वहां से चला गया। खुशी अपने कमरे में बैठी हुई थी। सनम कमरे के अंदर आकर देखती है कि खुशी अपने बिस्तर पर बैठी है। उसके हाथ में एक तस्वीर है जिसके ऊपर उसके आंसू लगातार गिर रहे थे। ये तस्वीर माया की थी। सनम खुशी के बगल में आकर बैठी है और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती है। खुशी सनम की तरफ देखती है और फिर फूट फूट कर उससे चिपक कर रोने लगती है। छोटी सी बच्ची को इस तरह से रोता हुआ देखा सनम उसे पकड़कर प्यार से सहलाने लगती है। कुछ देर रोने के बाद जब खुशी थोड़ा नॉर्मल होती है तो सनम इशारों से पूछने की कोशिश करती है कि क्या बात है, वो इतनी परेशान क्यों है। सनम के इशारे थोड़े मुश्किल थे सबके लिए समझने, मगर खुशी को थोड़ा समझ में आ गया। शायद वह पूछ रही है कि वह क्यों परेशान है। वह कोई जवाब नहीं दे पाई। सनम ने जब थोड़ा सा फोर्स करके जानने की कोशिश की तो खुशी ने सनम की तरफ देखकर कहा, मैं आपको कुछ बताऊं। सनम ने हाँ में सर हिलाया। खुशी थोड़ा हिचकिचाने लगती है कि उसे बताना चाहिए या नहीं। शायद कुछ ऐसी बात थी जो उसके मन में दबी हुई थी, अंदर से खा रही थी। वह बताना चाहती थी किसी को लेकिन बात नहीं पा रही थी। आज हिम्मत करके वह बताने की कोशिश करती है। वो मेरे जो टीचर, वो माँ मेरे ट्यूशन टीचर, वो मुझे। हेलो खुशी बेटा। तभी अचानक यह आवाज़ सुनकर खुशी के शब्द वहीं पर रुक जाते हैं। वो दरवाजे की तरफ देखती है और सनम भी, और खुशी की आंखें बड़ी हो जाती है। विराट अपने कमरे में था, काफ़ी इरिटेट, गुस्से में, फ्रस्ट्रेटेड और थोड़ा परेशान भी। उसने अपने सिगरेट निकाली, मुंह में रखी, जले और उसका धुआं लेने लगा। उसने माया की तस्वीर की तरफ देखा जो दीवार पर टंगी हुई थी। वह चुपचाप माया की तस्वीर को देख रहा था, सिगरेट का कस लगा रहा था। तभी अचानक उसके हाथ से किसी ने सिगरेट ली। विराट पलटकर देखता है तो तनुजा वहां पर खड़ी हुई थी। तनुजा को देखकर वह थोड़ा हैरान हो जाता है, मगर कुछ नहीं बोलता, सिर्फ इतना कहता है, तनु प्लीज मेरी सिगरेट मुझे वापस करो, ऑलरेडी मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा खराब है। तनु ने कहा, और सिगरेट पीने से ठीक हो जाएगा। तनु ने सिगरेट को बुझाया और डस्टबिन में डाला। फिर वह विराट के पास आई और उसे सोफे पर बैठाया। तनु उसके साथ सोफे पर बैठ गई। वह देख सकती थी कि विराट का भी परेशान है, इरिटेट है। तनु ने विराट के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं जानती हूँ विराट, खुशी के बारे में स्कूल में तुम्हें ये जो पता चला है इस वजह से तुम काफ़ी गुस्सा हो, मगर कम ऑन यार, वो छोटी बच्ची है, क्या हो गया अगर उसके मार्क्स काम आ गए तो? इसमें इतना गुस्सा करने वाली तो कोई बात नहीं थी। विराट इरिटेट होकर बोला, ऐसे कैसे, गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं थी तनु। खुशियों ऐसी बिल्कुल नहीं थी। कितना बदल गई है वो, ना पढ़ाई में ध्यान ना कुछ और, समझ नहीं आ रहा कैसे हैंडल करूं मैं। तनु ने कहा, तुम भी तो बदल गए हो, तुम भी वह कहाँ हो जो पहले हुआ करते थे।
अपनी मॉम के चले जाने के बाद बेचारे बस थोड़ी परेशान हो गई है, इसमें उसकी भी तो कोई गलती नहीं है। पर तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। तनु ने विराट के हाथ को अपने हाथ में पकड़ा। विराट ने तनु की तरफ देखा। तनु ने कहा, मैं खुशी को समझाऊंगी, मैं उसे हैंडल करूंगी, तुम चिंता मत करो, मुझे पता है बच्चों को कैसे हैंडल किया जाता है। विराट ने एक गहरी सांस ली। तनुजा ने विराट को हग किया और कहा, सब ठीक हो जाएगा विराट, रिलैक्स, इसलिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ, तुम्हारी लाइफ में सब ठीक करने के लिए। विराट थोड़ी टूटी हुई सी आवाज में बोला, आई मिस हर, अगर वो यहाँ होती तो सब इतना खराब बिल्कुल नहीं होता। तनु ने विराट की पीठ को प्यार से सहलाते हुए कहा, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन विराट, माया इस वक्त जहाँ कहीं भी है तुम्हें देख रही है, तुम्हारे दर्द को फील कर रही है, तुम्हें इस तरह देखकर उसे अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज डोंट बी सैड। विराट अपनी आंखें बंद कर लेता है, उसकी आंखें नम हो गई थी। तनु विराट की पीठ को प्यार से सहलाती है, उसकी आंखों में एक डेविल चमक आ जाती है। अब आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड कंटिन्यू करूं तो कमेंट करें।